अच्छा बेटा देखिए, यहाँ पर हमने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट अपना ओपन कर लिया। अभी मैं इस वक्त अपने ओरिजिनल अकाउंट के साथ मैंने लॉगिन किया हुआ है। आपने इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट आएगा वहां से आउटलुक पे जाना है और आउटलुक को खोल लेना है। जब आउटलुक आप खोलेंगे तो ये क्या कहेगा कि साइन इन करने के लिए दोबारा कहेगा, यानी आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोबारा से इसको बताना पड़ेगा। लास्ट टाइम ये बता जरूरत पूछता नहीं है, फिर भी ये कहता है कि मैं आपकी लॉगिन आईडी को यूज करके ये वाली आईडी आपका ये आउटलुक खोल दूं या नहीं। जब आउटलुक आपका खुल जाएगा ना तो ये इस तरह का आउटलुक होगा। अभी तो मेरे पास ये आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने मुझे कहा है कि जी हम आपको मिस कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा मिस किया है इन्होंने मुझे। सुबह 9 बजे मिस किया है, फिर 10 बजे ही मिस किया है, फिर 11 बजे भी, फिर 1 बजे, फिर 2:30 बजे, फिर 5 बजे। 5 बजे कल जो है इन्होंने सिंगापुर से मुझे मिस किया, 2:30 बजे दिल्ली से मिस किया, 1 बजे इन्होंने अबू धाबी से मिस किया। इसके अलावा 11 बजे इन्होंने नैरोबी से और पता नहीं कायरो से कहाँ कहाँ से मुझे मिस किया। ये 4 जगहों से मुझे मिस किया माइक्रोसॉफ्ट ने। 10 बजे मुझे बर्लिन से और क्या है मैड्रिड है और पेरिस है, रोम है, इन सब जगहों से इन्होंने मुझे मिस किया है। 9 बजे सुबह। तो बहुत मुझे मिस किया इन लोगों ने। खैर है, कोई बात नहीं, मिस करते रहे। और एक दफा नहीं किया, बार बार मिस किया, ये लाइन से मुझे मिस किया हुआ इन्होंने। एक इवेंट था माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें मैं पार्टिसिपेट था, तो इन्होंने मुझे बुलाया था, लेकिन मैं मुझे याद ही नहीं रहा कि उस इवेंट में जाना है। तो ये मुझे रिमाइंडर दे रहे हैं कि जी मैंने आपको पहले रिमाइंडर दिया, रोज रोज देते रहे मुझे कि जी इवेंट होने वाला है, अब शुरू हो गया, अब आप आ जाएं, मुझे की नोट भेज दें। मैंने कुछ, मुझे याद ही नहीं था, मैंने बोला ही नहीं। आप लोगों को पढ़ाने में लगा, अपना अकाउंट खोला नहीं। अब अपना अकाउंट ओपन किया है तो आज मुझे ये सब दिख रहा है। खैर, अच्छा आउटलुक होता क्या है ये कोई मुझे बताए? किसी को पता है आउटलुक क्या होता है? जैसे हम उसमें अपना अकाउंट बनाते हैं ना जीमेल में, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट में भी हमने अकाउंट बनाया था। तो जो लोग हमें माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट पे मेल करते हैं वो हम कहाँ देखते हैं? आउटलुक पे, ठीक है। अच्छा आउटलुक बेसिकली जो है वो क्या है, विंडो का अपना सॉफ्टवेयर है। विंडो के साथ बिल्ट इन होता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की विंडो हम चला रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि आउटलुक क्योंकि जरूरी होता है, मेल हर किसी को आ रही होती है, तो मेल का जो फीचर है ना वो इसके साथ इन्होंने ऐड कर दिया। यहाँ पे अगर आप इसमें जाएंगे तो ऑल एप्स में आप देखेंगे विंडो के फीचर में, तो यहाँ इसने जो है ये अल्फाबेटिकल सेट हुआ हुआ है। तो मैं इसमें आउटलुक ओ से आता है, तो ये देखिए आउटलुक इसने जो है ना कहाँ है? ये रहा। ठीक है, आउटलुक इसने बिल्ट इन किया हुआ है। तो हम ये आउटलुक खोल रहे हैं, मेरा तो पहले से अकाउंट बना हुआ है, तो मैंने अब इसको इससे ओपन किया। अच्छा अब ये क्या करेगा, पहले तो उसने वेलकम शुरू किया है। आउटलुक हेल्प्स यू मैनेज योर लाइफ विथ पावरफुल टूल फॉर ईमेल, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट और टास्क। हर ईमेल एड्रेस है, वो सिर्फ आपके ईमेल को नहीं बनाता है, बल्कि ईमेल करने वाले जो लोग हैं उनके कांटेक्ट को भी सेव करके रखता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कभी आपको वापस रिप्लाई करना पड़े तो आप उसका ईमेल एड्रेस फाइंड करने की जरूरत ना पड़े। बस आप वहां पे लिखें और वो आपको खुद बता देगी कि ये वाले लोग इस नाम से आपके पास पहले से रजिस्टर्ड है। इस तरीके से कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, उसका मोबाइल नंबर, उसका व्हाट्सएप नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, उसके कंपनी का एड्रेस, ठीक है, लोकेशन, मैप लोकेशन यानी जियो लोकेशन, उसके अलावा उसका जो है वो कंपनी के नंबर और लिंक्डइन की प्रोफाइल, ये सारी की सारी इसमें सेव हो जाती है। और उनकी तरफ से अगर कोई इवेंट आता है या कोई प्रोग्राम आता है जिसमें वो आपको इनवाइट करते हैं या आप खुद सेट करते हैं, तो उसको कैलेंडर के साथ मैच कर देता है कि जब वो इवेंट आने वाला हो तो आपको पहले से रिमाइंड कर दे। तो कैलेंडर की सेटिंग भी इसके साथ बिल्ट इन होती है।
ठीक है, जीमेल में भी होती है और हॉटमेल में भी होती है। तो हॉटमेल का जो देखने का तरीका है वो आउटलुक है, आउटलुक में हम देखते हैं। इसके अलावा live.com जो है हॉटमेल की तरह ही है, इस पे भी, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है और ये पुराना वर्जन है। जब किसी जमाने में मैसेंजर चला करता था तो उस वक्त ये हॉटमेल की आईडी बनती थी ज्यादा, और live.com की। तो जो लोग उस पे मैसेंजर पे या उस पे काम करते थे वो लाइव की आईडी बनाते थे। बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको सबको एक ही जगह कर दिया। ठीक है, मैसेंजर खत्म हो गया, व्हाट्सएप आ गया। अब कौन मैसेंजर पे बात करता है किसी के पास मैसेंजर? इंस्टॉल ही नहीं है कंप्यूटर में, मोबाइल में। लेकिन पहले सबसे बड़ा जरिया यही था, मैसेंजर था। लोग जो है वो डायल टोन करके, इंटरनेट भी वैसा नहीं था ना पहले, पहले इंटरनेट किस जमाने का था? आपने लास्ट टाइम जो देखा है वो याद है आपको किसी को? हाँ, नहीं, 2G तो था, वो होता कैसे था? किस टाइप का होता था इंटरनेट? आपने 2G से यूज किया? आपने अभी शुरू किया 3G से, 4G से? आपने 3G अभी शुरू किया, लेटेस्ट आपने भी अभी भी शुरू किया? तो आए हो दुनिया में अभी। हाँ, तुम्हारे जमाने में तो है नहीं। आपका कोई नहीं है, सब 3G वाले हैं। 2G वाला कोई है इनके अलावा? मतलब सबसे बूढ़ी यही है हमारे यहाँ। 2G से पहले जो फर्स्ट जी था ना, फर्स्ट जनरेशन, जी का मतलब होता है जनरेशन। इंटरनेट की जो फर्स्ट जनरेशन है, वो मॉडेम के जरिए से होती थी। हम मॉडेम, पीटीसीएल वाले या दूसरे जो भी प्रोवाइडर थे वो इंटरनेट के लिए मॉडेम लगाते थे। और जी डिवाइस आती थी, मॉडेम कहलाती थी। अभी भी डिवाइस ही आती है लेकिन अब वाईफाई डिवाइस आ रही है। अब जो है वो ये फाइबर कनेक्शन हो गए या फिर दूसरे हो गए। RG45 आ गया, इसके लिए डिफरेंट चीजें आ गई हैं, राउटर आ गए, स्विचर आ गए। पहले जमाने में ये सब कुछ भी नहीं था। बस वो आपको एक लाइन लेनी पड़ती थी, उस लाइन से आपको खुद से सारा सेट करना पड़ता था, आईपी एड्रेस और ये। उसके बाद आप रिंग देते थे, कनेक्ट होता, डायल टोन लगा करके। एक लॉन्ग प्रोसेस होता था। अब तो सिर्फ प्लग एंड प्ले लगाओ और ठक चल गया नेट। पहले ऐसा नहीं होता था, हर जगह प्रॉब्लम थी। बाद में सबने मिलजुल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। और अब तो ऐसा हो गया है कि बस वाईफाई शेयर होता है, स्कैन करो और कनेक्ट, बस। ना पासवर्ड लिखने की टेंशन है ना कुछ। बल्कि बात तो, अभी जो एडवांस जमाना आ रहा है, आने वाला है, अब आप लोग देखेंगे, वो है फ्री वाईफाई, सैटेलाइट के थ्रू वाईफाई। आपको ये जो कंपनी है ना, जो नेट प्रोवाइडर्स हैं, इन सबको खत्म कर रहा है गूगल। गूगल ने आपकी प्रॉब्लम्स को देखा है। गूगल कोशिश करता है कि जो प्रॉब्लम्स लोगों की आ रही है ना उनको वो सॉल्व करे। सबसे पहले जीमेल वगैरह जो भी थे ना, ये सारे गूगल के नहीं थे। तो ये बड़ी कॉस्टली होते थे। आपको अगर एक कॉल करनी है तो 15 रुपए की कॉल होती थी, और सुनने के 8 रुपए लगते थे। इनकमिंग के ही पैसे लगते थे। ये फर्स्ट जनरेशन का जो जमाना है ना, उस जमाने में इनकमिंग के भी पैसे थे, और एक मैसेज जो है वो 3 रुपए का चार्ज होता था। आप एक लाइन, 2 लाइन में मैसेज लिखेंगे, वो 3 रुपए कॉस्ट आएगी। तो इस तरीके से मैसेंजर में भी थोड़ा फ्री था। कुछ देर के लिए आप बात कर सकते, कुछ मिनट्स मिलते थे बात करने के लिए। तो इसका दौर दौरा था। लोग पैसे बचाने के लिए मैसेंजर यूज करते थे। फिर जब मैसेंजर के बाद का जमाना आ गया, स्काइप आ गया, लोग स्काइप पे बात करने लग गए, फिर मैसेंजर भी पीछे हो गया। हालांकि वो भी इसी का है, अपना ही है। इसने अपनी प्रोडक्ट को खुद ही एक नई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च की। फिर उसके बाद अब स्काइप का जमाना भी चला है। उससे फोन कॉल नहीं हो सकती स्काइप से। ठीक है, उसके लिए आपको कोई उसका स्काइप का नंबर लेना पड़ता था, फिर आप स्काइप के नंबर पे कॉल करते थे। तो आपका पर्सनल नंबर और स्काइप का नंबर अलग होता था। तो विजिटिंग कार्ड वगैरह भी बड़े लंबे बनते थे कि ईमेल एड्रेस ये है, तो स्काइप का एड्रेस ये है, तो हॉटमेल की आईडी ये है। ठीक है, डिफरेंट चीजें लिखनी पड़ती थी पहले। अब तो सब कुछ खत्म होता जा रहा है। अभी मैं आपको एक स्पेशल टूल भी सिखाने वाला हूँ। अब बस आप डायरेक्ट क्यूआर देते हैं और आपके सारे अकाउंट वहां से कनेक्ट हो जाते हैं। तो 2G का जमाना भी गया, मैसेंजर भी गए, पेमेंट भी खत्म हो गई। उसके बाद फिर इन्होंने लॉन्च किया व्हाट्सएप, एक कंपनी है, उसने ये काम शुरू किया कि जी फ्री में जो है ना आप टेक्स्ट करें। गूगल ने भी यही हरकत की।
देखा देखा लोगों को कि लोग मेल कर रहे हैं, तो इसने क्या किया कि ईमेल महंगी पड़ती थी, ईमेल के पैसे लगते थे। तो इन्होंने एक ईमेल कंपनी खरीदी, और खरीद के उसका नाम चेंज करके जीमेल कर, गूगल मेल। जीमेल का मतलब है गूगल मेल। तो जीमेल कर दिया और पब्लिक के लिए फ्री कर दिया। गूगल की शुरू से ये पॉलिसी है कि वो जिस चीज की डिमांड देखता है उसको परचेज करता है और फ्री कर देता है। फिर लोग अपनी पिक्चर्स अपलोड करते थे, तो ये पैसे चार्ज करने शुरू हो गए कि जी इतनी पिक्चर के बाद अब आप अपलोड नहीं कर सकते, एक दो पिक्चर फ्री। जैसे भी एआई कैसे है, दो चार काम करो तो बस फ्री, खत्म, अब आप खरीदो। तो पहले भी यही होता था, तस्वीरें अपलोड करने में मुसीबत आती थी, तो इन्होंने गूगल के नाम से गूगल पिक्सल जो है, गूगल फोटो कंपनी को खरीद के उसका नाम गूगल फोटो कर दिया और आपको फ्री कर दिया। फिर स्टोरेज का इशू आया, गूगल ने हर ईमेल एड्रेस पर 30 GB का डाटा जो है वो आपको फ्री कर दिया कि आप 30 GB गूगल पे फ्री में रख सकते हैं। अब इस डाटा बेचने वालों को भी दिमाग की थोड़ी सी खराब हो गई कि अब अगर कंपटीशन में आना है तो आपको भी कुछ फ्री देना पड़ेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट भी इस कंपटीशन का हिस्सा है, तो उसने भी जो है वो ड्राइव के नाम पे, वन ड्राइव के नाम से एक फ्री स्पेस जो है वो आपको दिया है, जहाँ पे आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद फिर गूगल ने और बहुत से काम किए। गूगल अर्थ लेकर के आया, गूगल बैंकिंग के सेक्टर में इसने जीपे लॉन्च कर दिया। बैंक चार्ज करते थे पैसे के, यानी अगर आप पाकिस्तान से दूसरे मुल्क में पैसे भेजेंगे तो चार्जिंग लगेगी, उसकी ट्रांजेक्शन चार्ज लगती है, प्लस जो है वो कन्वर्जन चार्ज चार्ज लगता है, यानी पैसा पी की पाकिस्तानी रुपीज से डॉलर में कन्वर्ट होगा तो कन्वर्जन चार्ज लगेगा। फिर अगर कोई वहां से दूसरी कंट्री में निकालना चाहे, कोई डॉलर में, डॉलर से जो है वो उसके पास पैसा आया है, लेकिन वो दुबई की करेंसी में, दिनार में निकालना चाहता है, रियाल निकालना चाहता है, फिर कन्वर्जन रेट पे करेगा। तो दोनों तरफ से लोगों को नुकसान हो रहा था। तो इन्होंने जीपे कर कि आप अपने मुल्क की करेंसी में पैसे जमा कराएं, वो जिस मुल्क की करेंसी में चाहे निकाल ले, जो बीच का मसला है ना वो गूगल जाने, आप जितने पैसे भेजेंगे उतना उसको भेजें। तो इस तरीके से गूगल ने हर फील्ड में जाके जहां पब्लिक की डिमांड देखी है और देखा है कि पब्लिक को जरूरत पड़ रही है और उसको नुकसान हो रहा है, तो उसने जो है वो फ्री कर दिया। इतना फ्री कर दिया कि गरीब आदमी आराम से मतलब अपना काम धंधा कर सके। ऐसा नहीं है कि जी सबके लिए फ्री नहीं है। अब आप बहुत ज्यादा चाहेंगे, अमीर आदमी है, करोड़पति है, और आप करोड़ रुपए निकालना चाहेंगे, तो वो कहेगा भाई इसका तो मेरा हक बनता है, इस पे तो मैं चार्ज करूँ। छोटे मोटे अकाउंट के लिए कोई नहीं मसला। अच्छा, पढ़ने के लिए मुसीबत पड़ रही थी कि हर किसी को टेंशन थी कि जी ये कहाँ से हम करेंगे, एपीआई कहाँ से खरीदेंगे, कॉल कहाँ से लेंगे, एपीआई कॉल होती है। उसके अलावा बहुत सारी जगहों पे पढ़ने के पैसे लगते हैं। तो गूगल ने जो जो चीजें गूगल के साथ है ना, गूगल ने $200 जो है वो पर स्टूडेंट को फ्री कर दिया कि जब आप अपनी आईडी बनाते हैं तो उस अकाउंट में गूगल कंसोल पे आएंगे, या कोई काम करना चाहेंगे, कोई डेवलपिंग की साइट बनाएंगे आप, उसके लिए एपीआई रिक्वायर्ड होगी आपको, तो मैं $200 आपको दे रहा हूँ, आप यहाँ मेरे अकाउंट में ना आकर के आप $200 का काम फ्री कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़े आप एक और आईडी बना लीजिए। तो $200 का जो काम वो दे रहा है करने के लिए, वो इतना ज्यादा होता है कि एक स्टूडेंट 6 महीने का कोर्स आराम से कवर करता है। ठीक है, तो यही ड्यूरेशन होता है नॉर्मल कोर्सेज के, 6 मंथ का। और डिप्लोमे वगैरह 1 साल के होते हैं, तो आप एक और आईडी बना लें। उसके बाद फिर स्टोरेज का इशू आया, तो गूगल ने कहा कि जी अगर आप कहीं पर रजिस्टर्ड हैं कंपनी में, अभी जैसे एआई के कोर्सेज आ गए, तो अगर आपको पढ़ना है, कोई मुश्किल हो रही है पढ़ने में, आपको टूल खरीदने में पैसे नहीं है, तो आप किसी यूनिवर्सिटी में, अभी आप 2025 में अगर आप रजिस्टर्ड हुए, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बता के मुझसे 1 साल के लिए सारे एआई के टूल फ्री ले। तो गूगल की ये सेम पॉलिसी है, ठीक है। तो इस पॉलिसी के साथ गूगल ने बहुत सारी चीजें फ्री की हैं, और इसको देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट भी इस कंपटीशन का हिस्सा है, मैंने पहले बताया। तो माइक्रोसॉफ्ट भी बहुत सारी चीजें फ्री कर रहा है। गूगल ने एक फीचर लॉन्च किया कि एक आईडी आपके तमाम गूगल्स के अकाउंट्स के लिए काफी है। ठीक है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी यही ऐलान कर दिया कि जी एक अकाउंट आपका तमाम प्रोडक्ट्स के लिए काफी है। आपको हर जगह नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, पहले हर जगह नया बनाना पड़ता है। इन्होंने मर्ज कर दिया। अब अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है तो आपके पास सिर्फ दो हैं, एक इसका माइक्रोसॉफ्ट का और एक गूगल का। ठीक है, आप गूगल के अकाउंट से गूगल की तमाम प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, और ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से माइक्रोसॉफ्ट की तमाम प्रोडक्ट्स को आप देख सकते हैं। ठीक है, उस पर काम कर सकते हैं। तो
आपको बार बार आईडी बनाने की जरूरत नहीं है। फिर गूगल ने, मैं गूगल की तारीफ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फीचर बता रहा हूँ कि गूगल की पॉलिसी है, उसने पॉलिसी के हिसाब से उसने काम किया। अब इशू क्या आ रहा होता था कि आपने अपने मोबाइल पे काम किया, अब आप घर गए, अब आपका मोबाइल चार्ज खत्म हो गया, उसका चार्जिंग करना चाहते हैं, तो लैपटॉप आपने ओपन कर लिया और आप लैपटॉप पे काम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ही आपने लैपटॉप खोला, अब आपके लिए मुश्किल हो गई कि जो मेरा काम मोबाइल पे था वो इसमें कैसे आए। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि आपका एक अकाउंट मल्टीपल डिवाइसेस में लॉग इन हो सकता है, और मल्टीपल डिवाइसेस में जो काम आपने किया हुआ ना वो एक दूसरे के साथ शेयर भी हो सकता है। अगर आप मोबाइल पे काम कर रहे थे और काम करते करते चार्जिंग खत्म हुई, तो फौरन लैपटॉप ऑन करें, अपनी आईडी लॉग इन करें, जब जो काम जहां तक किया था वो यहाँ मिल जाए, शर्ते नेट से कनेक्ट है। फिर आप घर में काम कर रहे थे, अब रास्ते में मसला है ट्रैवलिंग का, कि आप डिस्टेंस है आपका, वर्क प्लेस और होम प्लेस में फर्क है, घर अलग है और काम की जगह अलग है, उसमें डिस्टेंस ज्यादा है, तो आप लैपटॉप कैरी नहीं कर सकते, भारी होता है, या स्नैचिंग का डर है, डैमेज होने का डर है, कुछ भी हो सकता है। आपके पास इतना सामान है कि आप लैपटॉप लेके नहीं जा सकते। आप बाइक पर जाते हैं, राइड करते हैं, तो लैपटॉप कहाँ लेके जाएंगे, गिर जाएगा, रास्ते में छूटने का खतरा है। तो बहुत सारे इश्यूज को देखते हुए ये हम लैपटॉप छोड़ के जाते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि अब हमें डाटा कॉपी करके लेके जाना पड़ता है, जो हमने काम किया यूएसबी। अब वहां गए, यूएसबी लगाए, पता चला यूएसबी में वायरस था या सिस्टम में वायरस था, डाटा उड़ गया, जो सारा किया हुआ काम है वो भी जाया हो गया। या फिर ये मसला है कि फाइल नहीं खुल रही है, सेव करते करते जल्दी जल्दी में आपने सेव किया और पूरी फाइल सही से सेव ही नहीं हुई थी, आप लेके चले गए। तो अब इन्होंने क्या किया कि आप मल्टीपल डिवाइस में जहां पे काम स्टॉप करके जाएंगे वहीं पे आपको काम उस डिवाइस से मिल जाएगा, अपनी आईडी लॉग इन करें और लास्ट वर्क जो आपने सेव किया था वहां तक का काम आपको वहां पे मिल जाएगा। और अगर कोई फाइल आपको चाहिए तो आप इनका स्टोरेज यूज करके उस फाइल को वहां से डाउनलोड अपलोड कर सकते हैं, चाहे तो वहां पे जाकर डाउनलोड कर लें डाटा, या फिर वहां से अपलोड करके घर में आके डाउनलोड कर लें। अगर वो इनके सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं है, बाहर से कोई चीज आप लेकर के आ रहे हैं, जैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट पे काम कर रहे हैं, एडोब की कोई फाइल आपके पास है, तो आप वन ड्राइव पे अपलोड करें, घर में आके वन ड्राइव पे डाउनलोड कर लें, तो लास्ट काम आपका सेव हुआ यहाँ मिल जाएगा। जब यहाँ काम कंप्लीट करें तो फिर अपलोड करें, तो आसानी कर दें। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने एक आसानी ये की है कि जीमेल की अगर आपकी आईडी है तो उसको भी आप माइक्रोसॉफ्ट के ये जो आउटलुक का पैनल है इसमें उस आईडी को मर्ज कर सकते हैं। अब जितनी मेल आपकी जीमेल पे आएंगी वो आप आउटलुक पे देख सकते हैं। और जीमेल वाले ने भी ये फीचर दिया है कि आप उसमें भी आउटलुक की आईडी से ऐड करवा लें। और अब क्या होगा कि जीमेल के ब्राउजर में आपको सारा कुछ वहां दिख जाएगा। अच्छा, जीमेल का ब्राउजर जो है वो ईमेल के लिए ब्राउजर ओपन होता है, और माइक्रोसॉफ्ट की जो ऐप है ना, ये ब्राउजर में तो चलती चलती है आउटलुक की, ये कहाँ भी चलती है, विंडो के अंदर भी चलती है और मोबाइल में भी चलती है। तो अगर आप मोबाइल में अलग से कोई ऐप डाउनलोड कर लें आउटलुक की और उसमें ये वाला काम कर लें, तो आपके जीमेल और ये सारा कुछ इसमें आ जाए। अच्छा, उसके अलावा एक और मसला होता है कि बहुत से लोग कंपनी में काम करते हैं, तो उनको कंपनी का ईमेल एड्रेस मिला होता है। जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है, तो हमारा जो ईमेल एड्रेस है, हम ऑफिशियली जो किसी को भेजेंगे ना कोई चीज, तो @ipac.com.pk पे भेजेंगे। अगर हम इसके अलावा भेजेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये कंपनी की रिक्वायरमेंट्स होती है कि जब कोई कंपनी किसी को ऑफिशियल मेल करती है तो वो पर्सनल मेल से कंसिडर नहीं करते हैं लोग, वो कहते हैं हमें ऑफिशियल मेल करो। जैसे कोई शख्स है किसी कंपनी में काम करता है, बैंक में काम करता है, वो आपको पर्सनल से वो करेगी जी अपना ओटीपी बताएं, आप नहीं भेजेंगे। आप उसको कहें जी अपने अकाउंट्स की डिटेल बताएं, अकाउंट नंबर बताएं, आप भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? आप उसको कहेंगे ऑफिशियल मेल करो, तो ऑफिशियल वो कहाँ से करेगा? अपने बैंक के अकाउंट से करेगा। अब मसला ये है कि उसने जीमेल खोला हुआ है और उसको बैंक के अकाउंट में किसी ने मेल कर दिया, अब वो कैसे देखेगा? जब तक इस अकाउंट से स्विच करके वहां नहीं जाता है, स्क्रीन तो एक है ना, उसकी आंख के सामने तो एक स्क्रीन चल रही है, और कोई अर्जेंट मेल आ जाती है तो अब क्या हो, वो मिस कर जाएगा। जैसे भी मैंने मिस किया, एक और अकाउंट खोला हुआ था, अगर मैंने ये काम पहले आउटलुक पे किया हुआ होता तो आज आप करने जा रहे हैं, तो मुझे ये टेंशन नहीं होती। मेरा कोई भी अकाउंट खुला हुआ होता, उसमें मुझे दिख जाता कि जी किसने मेरी, मेरे पास क्या रिमाइंडर आया। ठीक है,
तो आउटलुक ये फैसिलिटी देता है कि ऐप के अंदर, अच्छा जीमेल का भी जीमेल ऐप है, उसमें भी अपने ऐप लॉन्च कर दिए बगैर ब्राउजर के, आप जीमेल ऐप ओपन कर सकते हैं। तो दोनों तरफ आपको ये फायदा है कि आप चाहे तो जीमेल में देखें। आउटलुक हमारे कोर्स का हिस्सा है, लिहाजा मैं पढ़ा रहा हूँ, जीमेल हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। जब कभी कोई और कोर्स आएगा एडवांस, आप उसमें पढ़ने आएंगे तो जीमेल भी पढ़ लीजिएगा। आउटलुक में मैं आपको सेटिंग सिखा दे रहा हूँ कि आपने क्या करना है, ठीक है। तो कंपनी के अकाउंट भी इसमें ऐड हो जाता है। अब इस ऐड होने के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होती है कि जिसको करने के बाद आपका अकाउंट में ऐड होता है। तो पहले तो ये काम ये करवा रहा है कि आपका जो अपना अकाउंट है उस अकाउंट को ये वेलकम कर रहा है और इसकी कुछ सेटिंग्स करवा रहा है कि जो आपका ओरिजिनल अकाउंट है आपके इस ऐप के साथ कनेक्ट होता है, जो आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में है। अच्छा, मोबाइल में होता है तो उसमें आपको ये काम करना नहीं पड़ता है। आउटलुक के लिए अपनी आईडी वो खुद ही आपसे पूछता है कि जी अपनी आईडी बताएं, और वो ऐड हो जाता है। लेकिन ये इसमें क्यों ऐड करवा रहा है कि यहाँ से आप बहुत सारे काम भी और करेंगे, यानी डायरेक्ट मेल करेंगे, वर्ड से मेल करेंगे, एक्सेल से मेल करेंगे, पावर पॉइंट से मेल करेंगे, और भी बहुत सारे इसके टूल हैं जहां से हम डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। तो इसके लिए सेटिंग करवाएगा। अभी कहता है लेट्स गेट स्टार्ट, इन द नेक्स्ट फ्यू स्टेप वी विल ऐड योर ईमेल अकाउंट, हम आपका ईमेल अकाउंट ऐड करेंगे। तो मैंने कहा नेक्स्ट। अब इसने एक बात पूछी, मैं इसके ऊपर कर ले रहा हूँ इसको। अच्छा, इसको मैं बड़ा नहीं कर सकता, आपको इसको खुद जूम करके देखना पड़ेगा रिकॉर्डिंग के बाद। पढ़ मैं दे रहा हूँ। कह रहा है यूज आउटलुक टू कनेक्ट टू ईमेल अकाउंट्स, अकाउंट नहीं अकाउंट्स, ठीक है, सच एज योर ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर, और एन एक्सचेंज ऑनलाइन अकाउंट एज part of Microsoft Office 365. Outlook also works with POP, IMAP, and Exchange Active Synchronized Accounts। ठीक है, ये सारी डिटेल है कि मैं कौन कौन से अकाउंट्स को कनेक्ट करने की पॉसिबिलिटीज रखता हूँ। कौन कौन से अकाउंट से कह रहा है कि योर ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में माइक्रोसॉफ्ट का कोई एक्सचेंज सर्वर अगर लगा हुआ है तो उसकी आईडी, या एन एक्सचेंज ऑनलाइन अकाउंट, कोई एक्सचेंज ऑनलाइन अकाउंट है उसकी आईडी, एज पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, आपके जो है वो ऑनलाइन अकाउंट को जो पार्ट हो ऑफिस 365 का, क्योंकि बहुत से लोग 365 कंपनीज में खरीदते हैं, तो वहां पर उनको वो अकाउंट दिया जाता है जो एक्सचेंज सर्वर के थ्रू आ रही है। तो ये थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम्स है, या बातें हैं कि जो अभी आपके ऊपर से गुजर रही होंगी। लेकिन इन फ्यूचर जब कभी आप ये काम करेंगे तो यहाँ ये देख लीजिएगा कि वो बता रहा है, ये बात आपने बहुत पहले ही पढ़ी, क्योंकि मैं बहुत एडवांस में पढ़ा के भेज रहा हूँ कि जब आप इंडस्ट्री में जाके कोई काम करें तो आपको किसी तरीके से प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, ये बेसिक कोर्स तो है, बेसिक कोर्स इसलिए है कि ये ऑफिस बिल्कुल बेसिक में ही आता है, ठीक है। लेकिन अब ये वाला नहीं है इसके अंदर कि हम आपको ऐसा करें कि जो उंगली पकड़ के एक एक टूल लेके सिखाएं। सिखाते हैं इंस्टीट्यूट में, ये कोर्स भी हो रहा होता है, लेकिन हम अभी इस क्लास में क्यों नहीं कवर कर रहे हैं इस तरीके से, कि अगर हम ये करेंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं। अगर मैं एक एक चीज बनवाऊं आपसे और मैं बना के दिखाऊं, और फिर आप बनाएं, फिर आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करें, फिर आगे चलें, तो काफी टाइम गुजर जाए। तो उस टाइम को बचाने के लिए प्रोफेशनल लेवल पर हम ये क्लास कर रहे हैं, ताकि बस मैं पढ़ा दूं और आप जो है वो सीख जाएं। अगर आपको इनकेस कोई बात समझ नहीं आती है तो वीडियोस हैं, लेक्चर मौजूद है, आप दोबारा चला करके इसको देखें, या कभी जरूरत पड़े आपको, आप कुछ भूल जाए तो आप दोबारा चला के इसको देख लें। और ये छोटे छोटे अभी जो है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस पे काम करना तो अब कोई बात ही नहीं रहेगी, स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, 5 6 की क्लास में पढ़ा रहे हैं। हम आप लोगों ने जिस दौर में पढ़ा उस जमाने में नहीं था, लेकिन अभी जो है वो क्लास 3 4 के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। ये 2 साल होते हैं, तीसरी और चौथी क्लास में 2 साल का टाइम है। 2 साल में ये 3 सॉफ्टवेयर पढ़ना कोई मुश्किल नहीं होता। एक एक घंटे का उनकी क्लास होती है, 1 घंटे में 4 बच्चों को बता दीजिए ऐसे करो, और वो कर लेते हैं। और बचपन में कोई काम भी नहीं होता, शार्प माइंड होता है, तो चीजें जो है वो जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि वो सीखने के ही पोजीशन पे होते हैं। आपके पास बहुत सारे मसाइल हैं, अभी आप जॉब कर रहे हैं या कहीं पढ़ रहे हैं या किसी और जगह इन्वॉल्व है, तो उससे टाइम निकाल के आपको पढ़ना पड़ रहा है।
जो बिल्कुल अभी बिल्कुल छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आए, तो इनको अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। और पिछली क्लास में मैंने कहा था, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेक्चर सारे पढ़े हुए हैं, आपने क्लास अटेंड की है, सर्टिफिकेट भी आपके पास आ जाएगा, लेक्चर भी आपके पास मौजूद है, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जी आपको कोई खरीदने पड़ेंगे। आप इसको बार बार चला करके इसको देखेंगे, अकाउंट्स वगैरह का जो कोई इशू है, हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हम देखेंगे टाइम बच रहा है, तो हम उन चीजों को, किसी का एक दो का प्रॉब्लम है ऐसा कि जो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे ताकि वो भी इस कोर्स से फायदा उठा सके। वरना जिन लोगों ने पढ़ना नहीं था वो तो पहली भाग जाए। सही है। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है कि जी पीओपी, ये पीओपी क्या होता है? ठीक है, अभी हम आगे चल के देखेंगे इसको। आईएमएपी क्या होता है? ये दो अकाउंट भी होता है। उसके अलावा एक्सचेंज एक्टिव सिंक्रोनाइज अकाउंट्स हैं, कि और भी कुछ एक्सचेंज अकाउंट होते हैं जो एक्टिव होंगे, लेकिन उसमें सिंक्रोनाइजिंग एक्टिव होनी चाहिए। तो गूगल का जो अकाउंट है वो सिंक्रोनाइजिंग के अंदर जो है वो ऑन होती है। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि आपके दोनों अकाउंट्स को ना एक साथ सेट कर सके, या किसी भी जगह को दो फाइलें एक जैसी हैं तो उनको देख करके उसका जो डिफरेंस है वो मर्ज कर ले। ठीक है। तो जो भी अकाउंट आपका सिंक्रोनाइज है वो आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। अच्छा, डू यू वांट टू सेट अप आउटलुक टू कनेक्ट टू एन ईमेल अकाउंट? आप रेडी हैं? यस या नो? नो करेंगे तो पूरा बंद हो जाएगा, जब आपने नहीं करना तो मैं क्यों टेंशन। सही है, तो यस करके हम नेक्स्ट करेंगे। अब ये आ गया है वो मरहला कि जहाँ पे आप अपने अकाउंट का इसको सेटअप करवाएं। पहले तो अपना नाम बताएंगे, कि जब आप किसी को ईमेल भेजें तो आप किस नाम से आपका आपकी मेल जाए, या आपको मुखातिब किया जाए। तो मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ क्योंकि मेरा ओरिजिनल अकाउंट है। अच्छा, ईमेल एड्रेस चाहिए इसको, कि कौन से अकाउंट को आप अभी इसमें ऐड कर लें। मल्टीपल दफा आप इसको जो है चलाएंगे, और हर दफा नया नया अकाउंट ऐड होता जाएगा। अभी फर्स्ट टाइम अकाउंट कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट लिख दे रहा हूँ, जिस अकाउंट से मैं इसको ऐड करवा रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर ये मुझसे कह रहा है कि जी पासवर्ड, और पासवर्ड तो मुझे पता ही हॉटमेल मैंने बनवाया है ना, वो वाला अकाउंट। पहले इसको अपना अकाउंट तो देना, उसके बाद इसमें चीजें मर्ज होंगी। पहले आप हॉटमेल की अपनी आईडी से तो जाएं। अच्छा, ये एक मेरी बात आप लोग पहले भूल जाते हैं। आप लोग सोचते हैं कि जब हम पढ़ रहे हैं तो जो हमारे जहन में आया है वो साथ साथ ही बता दिया। ना, ऐसा ही हो रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि पढ़ने का तरीका ये है कि पहले पूरा पढ़ लें। ठीक है, जब आप पूरा पढ़ लेंगे, लेक्चर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप उससे क्वेश्चन निकालें कि जी इसमें ये बात रह गई थी, ये कैसे हो। आपको बीच में कोई सवाल आता है, उसको आप नोट कर लेंगे जी, क्लास खत्म होने के बाद हम ये बात पूछेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आपके सवाल का जवाब आगे आने वाला होता है, तो आप पूछ लेते हैं और मुझे बताना पड़ता है। तो बताने में वो जो 2-4 मिनट हमारे जाया होते हैं, तो उससे हम कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, हमेशा ये होता है। हर क्लास में कोशिश करें, मेरी नहीं है, कहीं भी आप पढ़े, जब लेक्चर कंप्लीट हो जाए, क्लास कंप्लीट हो जाए, फिर क्वेश्चन करें कि कैसे होगा। हाँ, प्रैक्टिकल हो रहा है तो उसमें आप साथ साथ पूछ सकते हैं, लेकिन लेक्चर में या क्लास में कभी भी किसी जगह पे भी कुछ भी हो रहा हो, किसी किस्म की भी क्लास हो, आप अपने सवाल लिख के रखें। लास्ट में क्वेश्चन आंसर का टाइम होता है, कि आपको कोई इशू है अब आप पूछें। वरना जो बात आप पूछने जा रहे हैं वो पहले ही पता होती है टीचर को कि ये उसको बतानी है। अच्छा, मुझे तो पासवर्ड ही नहीं पता, तो क्या करूं मैं? अब इसके लिए मुझे एक नया प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले अपने अकाउंट से पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, या वहां से देखना पड़ेगा, तो फिर मैं यहाँ लिख। तो आप यहाँ पे अपना पासवर्ड लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट तो मैं जा ही नहीं सकता, अब मैं क्या करूँ? अच्छा चलो, यहाँ पर आता है मैनुअल सेटअप।
ये ऑटो है, ये मैनुअल है। आप मैनुअल में जाएंगे तो ये चेंज होगा, सब बंद हो गए। हम नेक्स्ट पे गए। अब इसने क्या कहा है कि outlook.com फॉर एक्सचेंज एक्टिव सर्वर या पीओपी IMAP। अब आप ये बताएं कि आप इसको कौन से अकाउंट से कनेक्ट करने हैं। ये देखिए, मैंने क्या कहा था, यही कहा था। भाई मैं कोई एतराज नहीं किसी पे कर रहा हूँ, 1 बज कर के 51 मिनट हो गए, 10 मिनट बाकी है क्लास खत्म होने। ये आउटलुक है ना, तो ये आउटलुक से कनेक्ट हो जाएगा। और अगर आपके पास आउटलुक के अलावा कोई और अकाउंट है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ठीक। अभी मैं आउटलुक पे आ रहा हूँ और मैंने नेक्स्ट किया। तो ये मैनुअल आपसे पूछेगा यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, सर्वर की इंफॉर्मेशन, मेल सर्वर कौन सा है, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, और फिर मेल टू कीप ऑफलाइन, ये सारा सब। इसमें भी आपसे ये पूछेगा कि आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई और भी शायद लिख सकेंगे। यहाँ पे अकाउंट टाइप है, सर्वर की इंफॉर्मेशन POP3 है या IMAP है, कौन सा सर्वर, देखिए IMAP इसमें ये सब बंद कर दिया, ठीक है। और इसमें इसने ये ऑन कर दिया। अच्छा, इनकमिंग मेल सर्वर चाहिए आपको, आउट गोइंग मेल सर्वर चाहिए, ये SMTP है। और लॉगिन की इंफॉर्मेशन चाहिए। अब क्या करें हम। मेरे पास तो ये अकाउंट ही नहीं आ रहा कोई। अच्छा, ये वाली बात तो समझ लीजिए कि अकाउंट इनकमिंग मेल सर्वर। अब मैं ओपन करने जा रहा हूँ अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट का ईमेल एड्रेस। ठीक है, ये मेरा ईमेल का अकाउंट है। और ये उस तरीके से लॉगिन नहीं होता, ये डिफरेंट तरीके से लॉगिन होता है, तो अभी हो रहा है। इसको ID पासवर्ड मैंने पहले से दिया हुआ है, तो खुद से ये लॉगिन हो जाएगा। क्योंकि ये काम मुझे बार बार करना होता है, तो इससे मेरा टाइम लगता है, तो मैंने डायरेक्टली इसको सेट किया हुआ है कि जैसे ही मैं इसको ऑन करूँ तो खुद से ये सारा कुछ बैक में जितना काम करने का वो करके डायरेक्टली मुझे लेके आ जाए। बस सिर्फ मैं इसको ये बताऊं कि मुझे कौन से अकाउंट से लॉगिन करना है, और उसके बाद बस मैं लॉगिन करूँ। तो ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। और इसने सब लिख के भी दे दिया मुझे, मेरा सेशन एक्सपायर हो गया, दोबारा से मैंने लॉगिन किया, तो ये मैं लॉगिन। अब इसमें देखें यहाँ पर ना, इसकी सेटिंग है, और सेटिंग के अंदर जाके सर्वर सेटिंग। आपको ये काम करना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कभी किसी कंपनी में आप कर रहे हैं तो फिर शायद ये करना पड़ेगा। मैं चूंकि वो पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे सेट होगा। सर्वर सेटिंग, तो ठीक है, ये देखें। ये सर्वर की सेटिंग, इंक्रिप्शन। अच्छा, ये यहाँ से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं इससे भी पीछे ना, जहाँ पे मैंने सेट किया है, मैं वहां से इसको लेकर आता हूँ।
ये ईमेल से नहीं आएगा, इसके पीछे जो और मेन सेटिंग है ये वहां से आएगा। ये ईमेल का सेक्शन है, यहाँ से ईमेल अकाउंट्स, ये सारा कुछ पीछे सेट करना पड़ता है। टेक्निकली काम बहुत ज्यादा है, दिखता आसान है और पीछे बहुत मुश्किल है। तो यहाँ से देखो, ये अकाउंट मेरे बहुत सारे बने हुए हैं। इसके अंदर से मुझे इस वाले अकाउंट का admin@ipec.com.uk, किसी भी एक अकाउंट को मैं मैनेज करने के लिए इससे ऑन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये बात बताता है कि आपके जो है ना, वो कौन सा है। सेंड ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज, यहाँ भी कहाँ से ढूंढूंगा ये मुझे नहीं मिल रहा। कनेक्ट डिवाइसेस में शायद, हाँ ये आ गया, ठीक है कनेक्ट डिवाइसेस में। अब ये कहाँ कहाँ कनेक्ट हो देगा बता रहा है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 और फोर विंडो। तो ऑटो डिस्कवरी, और इसके अलावा ये मेल ऐप कहाँ कहाँ से कनेक्ट हो सकता है ये इसने बता दिया है, मेल टू विंडो 10। मैंने इसको कहा कि आउटलुक से मुझे कनेक्ट करवा, तो क्या कह रहे हैं, ओके। विंडो लाइव ईमेल IMAP ओवर SSL DSL, और POP3 ओवर SSL DSL, दो पे आ रहा है। तो मैं इसको ओपन किया, कह रहा है इफ यू काउंटिंग टू ओपन रन फाइल प्रोसीड। अच्छा इन्होंने भी चेंज कर दिया। अच्छा नहीं चेंज कर दिया, ये कह रहे हैं कि हम आपको फाइल दे रहे हैं, बस आप जाके रन कर दें, आप इस टेंशन में नहीं पड़े, एडवांस हो रहे हैं ना वर्ड। ये लिख के दे दिया इसने, ठीक है। यूजर नेम, ये पासवर्ड है, अपना पासवर्ड का अकाउंट यूज करें, इनकमिंग में मेल ipec.com.pk ये सेट करें, ठीक है। ये ले जाएं, और इसको मैं अभी हाफ ऑफ करता हूँ स्क्रीन को, ताकि हम दोनों स्क्रीन एक साथ देख सकें। तो अभी इसमें इसने कहा है कि इनकमिंग के अंदर जाके इनकमिंग मेल सर्वर में ये पेस्ट, ये लगा दें ये। और आउट गोइंग मेल सर्वर पे, आउट गोइंग है यहाँ पे भी आप ऐसे लगाएंगे, ठीक है। इनकमिंग और आउट गोइंग मेल सर्वर, ये SMTP, ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसकी वेबसाइटें होती हैं, जिस कंपनी की होती है, ये वो प्रोवाइड करता है। तो आपके पास तो नहीं है, बस मैं सेटिंग करना सिखा रहा हूँ कि कहाँ पे क्या होता है। तो उसके अलावा यूजर नेम और पासवर्ड आप इस पे लगाएंगे। सर्वर में आप इसको बताएंगे, यहाँ सर्वर पूछ रहा होगा, ये सर्वर कौन सा है, ये सर्वर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसने ये बात पूछी नहीं है यहाँ से, ये कौन सर्वर है, वरना ये सर्वर SMTP पोर्ट 465, ये आपको लिखना पड़ेगा। ID पासवर्ड लिख करके आप चले जाएं। तो ID कौन सी है, ये इसकी ID है। और पासवर्ड कहाँ है ये मुझे नहीं, ठीक है। तो पासवर्ड मैं इसी से ले लेता हूँ, खैर है। मैं इस ID का पासवर्ड जो है वो इससे ले लूँ। तो पासवर्ड जनरेट करवा के इसको कॉपी करवा लेता हूँ, कोई मसला नहीं, ठीक है।
अच्छा मैं बाद में उसको चेंज भी कर लूंगा, खैर है। इस पासवर्ड को यहाँ पे लगाते हैं फिलहाल। अच्छा वहां मैंने सेव नहीं किया है। अगर मैं सेव नहीं करूंगा तो ये होगा भी नहीं। यहाँ से अभी अपडेट हुआ है, वरना ये होता नहीं। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँ। मैंने कहा है कि जी न्यू है आउटलुक डाटा फाइल, क्योंकि पहले हमारे पास आउटलुक का कोई अकाउंट पड़ा हुआ नहीं था। जी मैंने एसएमटी दिया है। अगर आप पुराने आउटलुक का डाटा मैनेज करना चाहते हैं वो भी साथ में कर दें और उसको ब्राउज करवा लें। हमारे पास कोई फाइल पड़ी भी नहीं है, हम उसको न्यू करके चल। फिर देखिए इसने क्या किया, लॉग ऑन टू इनकमिंग मेल सर्वर, फेल हो गए तो। अच्छा वो ये गलती हो गई, ईमेल एड्रेस मैंने कोई और दे दिया उसको ना। ईमेल एड्रेस भी तो चेंज करना है। अच्छा अब मैंने इसको टेस्ट पे लगाया, अभी ये फेल कर रहा है। बस आपने ऐसे लगाना है और जैसे ही तो करेंगे ये कंप्लीट हो जाएगा। कि मेरे ये आईपी का इसका कोई मसला है, शायद मैंने कोई और फाइल लगा दी, क्या लगा दिया इसको। तो ये वाला काम आपने करना है। ठीक है। नतीजे में क्या होगा, आपको ये वाला अकाउंट मिल जाएगा। यहाँ से आप सब मैनेज कर सकते हैं। अच्छा इसमें आने के बाद आप ये न्यू ईमेल आ रहा है, इसके अंदर ना अकाउंट इसमें जाके क्रिएट न्यू फोल्डर आ रहा है। अच्छा इसमें तो एक वक्त में एक ही चलेंगे। आपको जो ऑफलाइन है ना, उसके अंदर आप जहाँ पे जाएंगे तो आपको कहेगा ऐड न्यू अकाउंट, तो वहां से आप न्यू अकाउंट को भी ऐड कर दें। ठीक है, आज के लिए इतना, थक गए हम तो।